हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग एम लक्ष्मीकांत सर की इंडियन पॉलिटी की किताब से यूनियन एग्जीक्यूटिव को कवर कर रहे हैं और हमने यूनियन एग्जीक्यूटिव का प्रेसिडेंट वाला चैप्टर ख़त्म कर लिया है। आज से हम शुरू करने वाले हैं वाइस प्रेसिडेंट वाला चैप्टर को। इस चैप्टर को हम 2 वीडियो में ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू वाइस प्रेसिडेंट, जिसे आर्टिकल 63 से 71 में डिफाइन किया गया है। तो चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों, वाइस प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 63। तो देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 63 कहता है कि भारत का एक वाइस प्रेसिडेंट होगा। वाइस प्रेसिडेंट का रोल प्रेसिडेंट के बाद दूसरे नंबर का होता है और ये राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 64 एंड दिस आर्टिकल सेज वाइस प्रेसिडेंट इज ऑल्सो द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो आर्टिकल 64 ये कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के चेयरमैन होंगे, लेकिन जब तक उनको कोई स्पेसिफिक रोल असाइन नहीं किया जाता तब तक वो प्रेसिडेंट के ड्यूटीज परफॉर्म नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है कि वाइस प्रेसिडेंट का मेन रोल राज्यसभा का चेयरमैन बनना है, लेकिन उनका प्रेसिडेंट के काम में कोई हिस्सा तब तक नहीं होगा जब तक उनको कोई स्पेसिफिक जिम्मेदारी ना दी जाए। सिंपल शब्दों में वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के डायरेक्ट असिस्टेंट या सब्सटीट्यूट नहीं होते, बल्कि उनका अपना अलग रोल होता है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 65 एंड दिस आर्टिकल सेज वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज प्रेसिडेंट इन द एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट। तो इस आर्टिकल के मुताबिक अगर कभी प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए, रेजिग्नेशन हो या किसी वजह से उनका पोस्ट वेकेंट हो जाए तो वाइस प्रेसिडेंट कुछ समय के लिए प्रेसिडेंट का रोल निभाएंगे। यानी कि जब तक नए प्रेसिडेंट की इलेक्शन नहीं हो जाती तब तक वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट होते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 66 एंड दिस आर्टिकल इज अबाउट इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। तो देखिए, आर्टिकल 66 वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में बात करता है। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन एक इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा होता है जो सिर्फ पार्लियामेंट के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर से मिलकर बनता है। इस इलेक्शन प्रोसेस में स्टेट्स के एमएलएज पार्टिसिपेट नहीं करते। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 67 एंड दिस आर्टिकल इज अबाउट टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। तो देखिए, वाइस प्रेसिडेंट का टर्म 5 साल का होता है, लेकिन अगर वो चाहे तो रिजाइन कर सकते हैं और उनको पार्लियामेंट के द्वारा रिमूवल भी किया जा सकता है। राज्यसभा के मेजोरिटी मेंबर्स अगर रेजोल्यूशन पास करते हैं और लोकसभा भी उसको अप्रूव कर लेती है तो वाइस प्रेसिडेंट को हटा दिया जाता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 68 एंड इट इज अबाउट इलेक्शन टू फिल ए वैकेंसी। तो देखिए, ये आर्टिकल कहता है अगर वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट खाली हो जाए तो 6 महीने के अंदर नए वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना जरूरी है। नेक्स्ट है आर्टिकल 69 एंड इट इज अबाउट ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो देखिए, इस आर्टिकल के तहत वाइस प्रेसिडेंट को अपनी ड्यूटी शुरू करने से पहले प्रेसिडेंट के सामने शपथ लेनी होती है। ये ओथ या एफर्मेशन इंश्योर करता है कि वो अपने कर्तव्य ईमानदारी से निभाएंगे। नेक्स्ट है आर्टिकल 70 एंड इट इज अबाउट डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट्स फंक्शन इन अदर कॉन्टिजेंसीज। तो देखिए, अगर प्रेसिडेंट कुछ समय के लिए अपना काम नहीं कर सकते तो आर्टिकल 65 के अकॉर्डिंग वाइस प्रेसिडेंट उनकी जगह प्रेसिडेंट के ड्यूटी संभालते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसे स्पेशल सरकमस्टेंसेज हो जिसमें वाइस प्रेसिडेंट भी अवेलेबल ना हो या उन्हें प्रेसिडेंट का रोल देना सुइटेबल ना हो तो आर्टिकल 70 एक्टिवेट होता है। इसका मतलब है कि अगर कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आए जिसमें प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों अनअवेलेबल हो तो पार्लियामेंट ये डिसाइड करेगा कि कौन टेम्पोरारी प्रेसिडेंट के ड्यूटीज करेगा। तो आर्टिकल 70 एक बैकअप प्लान है जो इंश्योर करता है कि अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों अनअवेलेबल हो तो गवर्नेंस रुकेगा नहीं और पार्लियामेंट इसका सॉल्यूशन निकाल सके।
नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 71 एंड इट इज अबाउट मैटर्स रिलेटिंग टू इलेक्शन डिस्प्यूट्स। यानी कि इस आर्टिकल के तहत अगर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा और उसका डिसीजन फाइनल होगा। तो दोस्तों ये थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 63 से 71 जो वाइस प्रेसिडेंट से जुड़े हैं। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं भारत के वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन प्रोसेस के बारे में। ये प्रोसेस थोड़ा यूनिक है और प्रेसिडेंट के इलेक्शन से थोड़ा अलग भी है। तो चलिए एक एक पॉइंट को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इनडायरेक्ट इलेक्शन सेम एज प्रेसिडेंट। यानी कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्टली लोग नहीं करते बल्कि ये एक इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। मतलब लोग एमपीज को चुनते हैं और यही एमपी वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, बस एक बड़ा डिफरेंस ये है कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में स्टेट लेजिस्लेचर का कोई रोल नहीं होता। अब हम बात करते हैं इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन वोट देता है। तो इन आवर कंट्री वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय ऑल द एमपीज ऑफ द पार्लियामेंट, इट मे बी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड। तो देखिए वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल कॉलेज का फॉर्मेशन होता है। इसमें सिर्फ पार्लियामेंट के मेंबर्स हिस्सा लेते हैं, यानी कि लोकसभा के सभी मेंबर्स इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड और राज्यसभा के सभी मेंबर्स इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड इस प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ये याद रखें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज इस इलेक्शन में पार्ट नहीं लेती। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में यूनियन टेरिटोरीज के रिप्रेजेंटेटिव्स का भी कोई रोल नहीं होता। तो ये याद रखें प्रेसिडेंट के इलेक्शन में स्टेट के एमएलएज भी पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिर्फ एमपीज वोट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम विथ ए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट इज यूज्ड इन दिस इलेक्शन। यानी कि वोटिंग का तरीका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के अंडर होता है, जिसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मेथड का यूज किया जाता है। इस प्रोसेस में हर एमपी एक प्रेफरेंस वोट देता है। वो अपनी पहली पसंद लिखता है, फिर दूसरी पसंद, तीसरी पसंद और आगे भी अगर चाहे तो लिख सकता है। अगर कोई कैंडिडेट पहली प्रेफरेंस काउंट होने के बाद ही रिकॉर्ड मेजोरिटी ले लेता है तो वही जीत जाता है। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट मेजोरिटी नहीं ले पाता तो जिसे सबसे कम वोट मिला है उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है और उसके वोट दूसरी प्रेफरेंस वाले कैंडिडेट्स को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक एक कैंडिडेट को रिक्वायर्ड मेजोरिटी नहीं मिल जाती। ये सिस्टम इंश्योर करता है कि इलेक्शन फेयर हो और किसी एक कैंडिडेट को मेजोरिटी का सपोर्ट मिले। नेक्स्ट पॉइंट है सीक्रेट बैलेट इज यूज्ड इन दिस इलेक्शन। यानी कि इस इलेक्शन में सीक्रेट बैलेट का यूज होता है, जिसका मतलब है कि एमपीज किस कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं ये किसी को पता नहीं होता। यहाँ पे एमपीज अपनी मर्जी से वोट देते हैं। इस केस में पॉलिटिकल पार्टी अपने एमपीज को हुई पिसू नहीं कर सकती। मतलब एमपीज को ये आज़ादी होती है कि वो किसी भी कैंडिडेट को वोट दे सकते हैं बिना किसी प्रेशर के। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्प्यूट सेटल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। यानी कि अगर इलेक्शन प्रोसेस को लेकर कोई डिस्प्यूट होता है या कोई कैंडिडेट इलेक्शन के रिजल्ट को चैलेंज करता है तो ये मैटर सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट हैंडल करता है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल होता है और उसके अगेंस्ट कहीं और अपील नहीं की जा सकती। जीतने के बाद वाइस प्रेसिडेंट का सबसे बड़ा रोल होता है राज्यसभा का चेयरमैन बनने का। तो दोस्तों ये था एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन प्रोसेस का। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों इस स्लाइड में हम सबसे पहले बात करते हैं भारत के वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए। तो चलिए हर एक पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। तो इसका सबसे पहला पॉइंट है ही और सी मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। यानी कि सबसे पहला और बेसिक रिक्वायरमेंट यह है कि जो भी व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहता है उसे भारत का नागरिक होना पड़ेगा। यानी कि इंडियन सिटीजन होना कंपलसरी है। कोई भी फॉरेन सिटीजन या डुअल सिटीजनशिप वाला व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन सकता।
नेक्स्ट पॉइंट है ही और सी मास्ट बी 35 ईयर्स और ओल्डर। यानी कि अगर आपको वाइस प्रेसिडेंट बनना है तो आपकी उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए। अगर आप 34 साल के हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज ए राज्यसभा मेंबर। तो देखिए वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन राज्यसभा के मेंबर्स करते हैं और वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होते हैं। इसलिए जो भी व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहता है उसको राज्यसभा का मेंबर बनने की एलिजिबिलिटी फुलफिल करनी पड़ेगी। यानी कि वाइस प्रेसिडेंट के लिए वही व्यक्ति एलिजिबल है जो राज्यसभा का मेंबर बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है ही और सी मास्ट नॉट होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट। तो देखिए कोई भी इंसान जो गवर्नमेंट की जॉब कर रहा है या किसी गवर्नमेंट पोस्ट पर है वो वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। यानी कि वाइस प्रेसिडेंट का कैंडिडेट किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे नहीं हो सकता। अगर कोई ऐसा व्यक्ति इलेक्शन लड़ना चाहता है तो उसको पहले अपनी जॉब या पोजीशन से रिजाइन करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आपको वाइस प्रेसिडेंट बनना है तो आपको ये 4 क्वालिफिकेशंस फुलफिल करनी पड़ेगी। तो अब हम बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट की ओथ यानी कि शपथ के बारे में। तो देखिए वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए एक ऑफिशियल ओथ लेना पड़ता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होती है। सबसे पहले समझते हैं ये ओथ कौन दिलाता है। तो इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय प्रेसिडेंट और ए पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम। यानी कि वाइस प्रेसिडेंट की शपथ प्रेसिडेंट के द्वारा दिलाई जाती है। नॉर्मली प्रेसिडेंट ही शपथ दिलाते हैं, लेकिन अगर किसी रीजन से प्रेसिडेंट नहीं होते तो वो किसी और व्यक्ति को अपॉइंट कर सकते हैं जो ओथ दिलाएगा। अब बात करते हैं इस ओथ में क्या क्या कहा जाता है। तो वाइस प्रेसिडेंट अपनी शपथ में 2 इंपॉर्टेंट बातें बोलते हैं। पहला है टू बी अ ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि मैं सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ भारत के संविधान की रक्षा करूंगा और उसके प्रति अपनी पूरी समर्पण भावना रखूंगा। दूसरा है टू फेथफुल्ली डिस्चार्ज ड्यूटीज। यानी कि मैं अपने पूरे कर्तव्य ईमानदारी से और पूरी निष्ठा के साथ निभाऊंगा। यह शपथ लेना कंपलसरी होता है और बिना इस ओथ के कोई भी वाइस प्रेसिडेंट ऑफिशियली अपने पद का काम नहीं संभाल सकता। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हम बात करने वाले हैं भारत के वाइस प्रेसिडेंट के कंडीशन ऑफ ऑफिस के बारे में। तो देखिए वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं। तो चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है ही और सी शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एनी स्टेट लेजिस्लेचर। यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ना तो पार्लियामेंट के किसी हाउस के मेंबर हो सकते हैं और ना ही किसी स्टेट लेजिस्लेचर के। अगर कोई एमपी या एमएलए वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है तो उसकी मेंबरशिप ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है इफ इलेक्टेड इज डीम्ड टू हैव रिजाइन्ड फ्रॉम द हाउस। तो मान लीजिए कोई एमपी या एमएलए वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जीत जाता है तो इस केस में उसको अपनी पुरानी सीट से रिजाइन माना जाता है। यानी कि इलेक्शन जीतने के बाद वो ऑटोमेटिकली अपने एमपी या एमएलए पद से अलग हो जाते हैं। उनको अलग से रिजाइन करने की ज़रूरत नहीं होती, ये प्रोसेस ऑटोमेटिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। यानी कि वाइस प्रेसिडेंट गवर्नमेंट या किसी भी पब्लिक ऑफिस का पोस्ट नहीं रख सकते जिसमें सैलरी या फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलती हो। अगर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है तो उसको वाइस प्रेसिडेंट बनने से पहले रिजाइन करना पड़ता है। तो दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट के लिए ये 3 इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती है। किसी भी पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं हो सकते। अगर पहले से एमपी या एमएलए है तो इलेक्शन जीतने के बाद उनकी सीट ऑटोमेटिकली चली जाती है और गवर्नमेंट या किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर ये नहीं हो सकते। ये रूल्स इंश्योर करते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट अपने पद को बिना किसी पॉलिटिकल या फाइनेंशियल इंटरेस्ट के पूरा करे। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के एमोल्यूमेंट्स यानी कि वेतन और सुविधाओं के बारे में। तो देखिए वाइस प्रेसिडेंट को सिर्फ सैलरी ही नहीं बल्कि कई और बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो चलिए इन्हें डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। इसका पहला पॉइंट है फ्री हाउसिंग एंड अदर बेनिफिट्स।
यानी कि वाइस प्रेसिडेंट को गवर्नमेंट की तरफ से फ्री हाउसिंग दी जाती है, मतलब उनको रहने के लिए एक ऑफिशियल बंगलो मिलता है। ये गवर्नमेंट बंगलो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। सिक्योरिटी, मेडिकल फैसिलिटीज, स्टाफ और अलाउंसेज भी उनको मिलते हैं। उनको ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी का भी पूरा बेनिफिट दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ फंक्शनिंग एज प्रेसिडेंट गेट्स ऑल प्रेसिडेंशियल बेनिफिट्स। तो देखिए, अगर किसी वजह से प्रेसिडेंट अपने पद पर नहीं है, जैसे उनकी डेथ हो जाए, रेजिग्नेशन दे दे या उनको हटा दिया जाए, तो वाइस प्रेसिडेंट कुछ समय के लिए प्रेसिडेंट का काम संभालते हैं। इस पीरियड में उनको प्रेसिडेंट की सैलरी और बेनिफिट्स मिलते हैं। जब तक नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं हो जाता, तब तक वो प्रेसिडेंट का पूरा रोल निभाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने ये समझा, वाइस प्रेसिडेंट को फ्री हाउसिंग और कई प्रिविलेजेस मिलते हैं, और अगर वो प्रेसिडेंट का काम संभालते हैं तो उनको वही सैलरी और बेनिफिट्स दिए जाते हैं जो प्रेसिडेंट को मिलते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। अगर आपका कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।